नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की तिहाड़ जेल से रिहाई दिखाएंगे और यह भी दिखाएंगे कि इस रिहाई के बाद उन पर पुष्प वर्षा करके कैसे उनका स्वागत हुआ। इस दौरान संजय सिंह ने जेल से बाहर निकलते ही एक बार फिर मोदी सरकार को चुनौती दी है और कहा है कि उनकी तरह उनके बाकी साथी भी बहुत जल्द जेल से ऐसे ही रिहा हो जाएंगे। अब संजय सिंह तो बाहर आ गए, लेकिन उनके बॉस अरविंद केजरीवाल अब भी इसी तिहाड़ जेल में बंद है। उनके साथियों का आरोप है कि केजरीवाल की तबीयत बहुत खराब है और जेल में उनका 4.5 किलो वजन कम हो गया है, लेकिन जेल प्रशासन का कहना है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, उनका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर सामान्य है। तो क्या अरविंद केजरीवाल अपने लिए सहानुभूति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? इसके बाद हम आपको भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का एक बेबाक इंटरव्यू दिखाएंगे, जिसमें मैंने उनसे वो तमाम सवाल पूछे हैं जो देश की जनता सरकार से पूछना चाहती है। सबसे पहले आज का सबसे हॉट टॉपिक, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। गिरफ्तारी जारी है, अगली किसकी बारी है? आपकी भी रणनीति में कोई कमी रही कि उपलब्धियों की बजाय अब सिर्फ ईडी की बात हो रही है। ज्यादातर नेता जो बीजेपी में आ जाते हैं उनके केस बंद हो जाते हैं, नहीं तो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। जो बीजेपी में नहीं आते उनके फटाफट T20 स्टाइल में उनका फटाफट से प्रोसिक्यूशन होता है। जिन नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आप उन्हें अपनी पार्टी में क्यों ले रहे हैं? तो ये पूरा इंटरव्यू आज 9:30 बजे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि 182 दिनों के बाद आज जब संजय सिंह जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए तो कैसे उनका स्वागत पुष्प वर्षा से किया गया। उनके ऊपर फूल बरसाए गए जैसे वो कोई बहुत बड़ा काम करके लौटे हैं, कोई बहुत बड़ा युद्ध जीतकर वो लौटे हैं। और इस दौरान संजय सिंह ने जेल से बाहर आते ही कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी छूटेंगे। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे और मैं दूर जा रहा हूं ताकि सुन सकूं कम से कम। संजय सिंह ने जेल से बाहर आते ही बीजेपी को लेकर जो आक्रामक रुख दिखाया है, अपनाया है, उससे यह स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी अब उन्हें इस मामले में एक नया पोस्टर बॉय बनाकर देश के सामने पेश करेगी और लोगों को यह बताएगी कि शराब घोटाला मनगढ़ंत था और इसलिए संजय सिंह जेल से बाहर आ गए क्योंकि वो बेकसूर हैं और आम आदमी पार्टी संजय सिंह की बेल को उनकी बेगुनाही का ही सर्टिफिकेट बताएगी। जबकि सच यह है कि संजय सिंह को अदालत ने बरी नहीं किया और उनके खिलाफ अब भी अदालत में शराब घोटाले का यह मामला चलता रहेगा। यानी अदालत ने उन्हें सिर्फ बेल दी है, इस पूरे मामले से बरी नहीं किया है। इस पूरे मामले में उन्हें निर्दोष साबित नहीं किया गया है अभी तक अदालत में। अदालत ने ये बेल दी है, जमानत दी है, जमानत के बाद वो जेल से छूटे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जश्न ऐसा मना रहे हैं जैसे संजय सिंह निर्दोष छूट गए हों। और अगर संजय सिंह को भविष्य में अदालत दोषी मानती है तो उनकी यह जमानत भी उसी दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन राजनीति क्या चीज होती है वो आप
संजय सिंह की इन तस्वीरों से आप आज अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, जिनसे ऐसा लगता है कि संजय सिंह बेल पर नहीं बल्कि बेगुनाह साबित होकर आज जेल से बाहर आए हैं। लेकिन तो भी आम आदमी पार्टी के लिए यह खुशखबरी है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी है और इस रिहाई से उनके अंदर एक नया जोश पैदा हुआ है। अब हम आपको उन दो शब्दों के बारे में बताएंगे जो आज भारत की राजनीति में ट्रेंड कर रहे हैं और इनमें पहला शब्द है 4.5 किलोग्राम और दूसरा शब्द है डायबिटीज। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ी गहरी साजिश हो रही है और गिरफ्तारी के बाद से अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलोग्राम कम हो चुका है और इसीलिए आज 4.5 किलोग्राम ट्रेंड हो रहा है। और उनके साथियों का यह भी कहना है कि अगर जेल में अरविंद केजरीवाल को कुछ हो गया तो देश बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा। तिहाड़ का प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के आईएएस आईपीएस अफसर चलाते हैं। आज अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में डालने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने करी है। यह जानते हुए करी है कि अरविंद केजरीवाल को सीवियर डायबिटीज है। ईडी ने क्यों मांगी जुडिशियल कस्टडी अरविंद केजरीवाल की? जब उनको गिरफ्तार किया था तो ईडी ने कहा था कि वह पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल को कुचलने का एक तरीका है। मुझे कोई भी प्रशासन ये बता दे, कोई भी डॉक्टर ये बता दे कि 12 दिन में 4.5 किलो वजन कम होना कोई नॉर्मल चीज है। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों को दिल्ली के तिहाड़ जेल के प्रशासन ने बिल्कुल गलत बताया है और कहा है कि 1 अप्रैल को जब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल लाया गया था तब उनका वजन 65 किलोग्राम था और जब 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को फिर से उनका वजन चेक किया गया तो ये 65 किलोग्राम ही निकला, जिससे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल का वजन उतना ही है जितना पहले दिन तिहाड़ जेल में था। इसके अलावा 1 अप्रैल को खाना खाने के बाद अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 139 था, 2 अप्रैल को 182 था और 160 था और 3 अप्रैल को ये 140 पर आ गया, जो सामान्य की श्रेणी में आता है, यानी इसे सामान्य माना जाता है। और इसी तरह जेल में 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल के बीच अरविंद केजरीवाल का ब्लड प्रेशर लेवल भी पूरी तरह सामान्य था। और यहां बड़ी बात यह है कि जेल प्रशासन ने जो जानकारी दी है ये आधिकारिक जानकारी है जिसका हर रोज जेल में बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है और जेल में काम करने वाले डॉक्टरों को इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो उनके जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। वजन उनका लगातार 65 किलो पर स्टेबल है, शुगर लेवल आपके सामने है स्क्रीन पर और ब्लड प्रेशर आप देखिए 120/22, 121/83, 116/22, बिल्कुल परफेक्ट जो होना चाहिए। 116/82, 121/83 और 120/82 ये उनका ब्लड प्रेशर है और ये बिल्कुल सामान्य ब्लड प्रेशर माना जाता है। यानी मैं अगर आपको कहूं कि इस समय मैं आपके सामने लाइव हूं और मेरा ब्लड प्रेशर भी शायद इतना परफेक्ट नहीं होगा जितना कि अरविंद केजरीवाल का ब्लड प्रेशर इसमें बताया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो दावा किया है उसका कोई तथ्य या कोई सबूत उसके पास मौजूद नहीं है और इसीलिए आज आपके मन में भी यह सवाल जरूर आएगा कि आखिर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर अचानक से इतनी चिंतित क्यों हो रही है और इस तरह के दावे क्यों कर रही है। तो इसका जवाब आज आम आदमी पार्टी ने खुद ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है और कहा है कि वो केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर अब उनके वकीलों से बात करेगी और वकीलों से बात करने का मतलब यही है कि अब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को कारण बताकर उनके लिए अदालत से जमानत की मांग कर सकती है। देखिए, हम उनकी हेल्थ कंडीशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि उनकी चाहे जो शुगर लेवल में फ्लक्चुएशन हुआ है, चाहे 4.5 किलो वजन का घटना हो मात्र 12 दिन में, ये एक बहुत गंभीर बात है, ये एक बहुत सीरियस बात है। तो जैसी भी जरूरत होगी लीगल रेमेडीज की बहुत जल्दी हम लेंगे।
आज हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच अपने लिए सहानुभूति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में अक्सर जेल जाने के बाद नेता ऐसे ही बीमार हो जाते हैं और फिर इसी बीमारी का बहाना बनाकर वो लोगों की सहानुभूति भी लेते हैं और अदालत से जमानत भी ले लेते हैं। यानी सहानुभूति और जमानत दोनों मिलती है। आपको सत्येंद्र जैन की ये तस्वीरें जरूर याद होंगी, जब वो दिल्ली की इसी तिहाड़ जेल में दूसरे कैदियों से अपने पैरों की मालिश करवाया करते थे। कुछ कैदी सुबह शाम उनकी बैरक की सफाई करते थे। हर रोज शाम को एक कैदी उन्हें फुट मसाज दिया करता था। लेकिन बाद में यही सत्येंद्र जैन अदालत गए और कोर्ट से कहा कि उनकी रीढ़ की हड्डी में बड़ी परेशानी है और इसकी सर्जरी के लिए उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल चाहिए। और क्योंकि मेडिकल ग्राउंड्स पर मांगी गई बेल अक्सर खारिज नहीं होती है, इसलिए सत्येंद्र जैन पिछले साल अपने खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत लेकर जेल से बाहर आ भी गए थे, जबकि जेल में वो दूसरे कैदियों से हेड मसाज कराते थे, फुट मसाज कराते थे और बहुत ही आरामदायक जिंदगी वो जेल में बिता रहे थे। आपको याद होगा जेल में जो उनका सेल है वहां से सीसीटीवी फुटेज लीक हो गया था और ये सारी बातें असल में अदालत भी जानती है। इसलिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत की अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि सत्येंद्र जैन को तुरंत प्रभाव से अभी के अभी वापस जेल जाना होगा। और आज यहां बात सिर्फ सत्येंद्र जैन की नहीं है। तो यहां अगर आप देखेंगे सत्येंद्र जैन को तो आपको लगेगा कि उन्हें किस चीज की कमी है। कोई कह ही नहीं सकता कि ये जेल में है। तमाम ऐशो आराम उन्हें दिए जा रहे हैं जेल में, उनकी सेवा हो रही है, मसाज हो रही है, खाने पीने का सामान जो वो चाहते हैं वो वहां पहुंच रहा है और पूरा कमरा कुछ इस तरीके से है जैसा उनके घर के कमरा हो। चारा घोटाले में दोषी साबित होने के बाद लालू यादव ने भी झारखंड हाईकोर्ट से यही कहा था कि वो इतने बीमार हैं कि उन्हें अगर बेल नहीं मिली तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत दे भी दी। लेकिन जमानत मिलने के कुछ समय बाद लालू यादव बैडमिंटन खेलते हुए नजर आए थे, जबकि अदालत को उन्होंने बताया था कि वो तो चल फिर भी नहीं सकते, उनकी हालत बड़ी खराब है, अगर तुरंत जेल से नहीं उन्हें छोड़ा गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। और आज भी लालू यादव मेडिकल ग्राउंड पर मिली बेल पर बाहर हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के लिए रैलियां भी करते हैं, इंडिया गठबंधन की बैठकों में हिस्सा भी लेते हैं और तमाम राजनीतिक काम वो कर रहे हैं। जबकि अदालत को यह बताया कि उनकी तबीयत बहुत ही खराब है और सीबीआई ने खुद सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही कि बैडमिंटन खेलने वाले लालू यादव को मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत देना न्याय संगत नहीं होगा। हालांकि आज यहां बात सिर्फ एक दो नेताओं की नहीं है। नवाब मलिक, अनिल देशमुख, एन चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के नेता प्रज्ञा ठाकुर भी अपनी बीमारी को आधार बनाकर अदालतों से जमानत ले चुके हैं। और ऐसा नहीं कि ये नेता बेल लेने के लिए अपनी जिस बीमारी को आधार बनाते हैं वो बीमारी सही ही होती है। ज्यादातर केसेस में ये बीमारी बेल लेने के लिए और लोगों की सहानुभूति लेने के लिए एक बहाना होती है। और इसे आप कांग्रेस के नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगस्त 2019 में पी चिदम्बरम ने एक मामले में अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की और इसमें उन्होंने कहा कि वो पेट में दर्द की बीमारी को लेकर एम्स में भर्ती हुए हैं, उनके पेट में बड़ा दर्द है, लेकिन वो अपना इलाज अब हैदराबाद में कराना चाहते हैं, इसलिए उन्हें बेल मिलनी चाहिए। और तब पी चिदम्बरम के वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि वो एम्स के डॉक्टरों से भी ये पूछ सकते हैं, यानी अदालत एम्स के डॉक्टरों से पूछ सकती है कि पी चिदम्बरम अपनी बीमारी को लेकर झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये वाकई वो इतने बीमार हैं। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि हाईकोर्ट शायद पूछ लेगा एम्स के डॉक्टरों से। जब हाईकोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों से पी चिदम्बरम की सेहत पर रिपोर्ट मांगी तो डॉक्टरों ने बताया कि पी चिदम्बरम का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता कैसे अपनी बीमारी का बहाना बनाकर अदालत से जमानत लेने की कोशिश करते हैं। और इस बात को आप एक और उदाहरण से समझिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को हत्या का दोषी पाया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी जेल की सजा का मजाक बनाकर रख दिया और वो 10 वर्षों तक मेडिकल ग्राउंड्स पर जेल में नहीं बल्कि अस्पताल में रहे। 10 साल तक यह आदमी अस्पताल में रहा, जेल में नहीं। और अब अरविंद केजरीवाल के मामले में भी आम आदमी पार्टी पर यही आरोप लग रहे हैं कि एक
खराब सेहत का बहाना लगाएंगे तो जनता की आंखों में आंसू आ जाएंगे, जनता भावुक हो जाएगी कि हमारे नेता पर देखिए कितना अत्याचार हो रहा है। इस बीमारी में भी जेल में बंद कर दिया। और दूसरा, जमानत मिलने में आसानी होगी। असल में अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में जब किसी नेता की गिरफ्तारी होती है भ्रष्टाचार के मामले में, तो सबसे पहले उस नेता के समर्थकों द्वारा सड़कों पर उतरकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाता है। यह दिखाने की कोशिश होती है कि कैसे देश की जनता उस नेता की गिरफ्तारी से बड़ी नाराज है, भड़क गई है और अब वो सड़कों पर उतर आई है और अब देश में आग लग जाएगी क्योंकि वो नेता इतना लोकप्रिय है। इसके बाद कहा जाता है कि सरकार डर गई है और इसलिए उस नेता को गिरफ्तार करके उस पर अत्याचार किए जा रहे हैं। और इस दौरान ये नेता अपनी अपनी जाति, अपने धर्म और अपनी गरीबी को मुद्दा बनाकर लोगों की सहानुभूति हासिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। और बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ कोर्ट के बाहर होता है और ये सारे बयान असल में सिर्फ न्यूज चैनल्स और आम जनता के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि कोर्ट में इन बयानों का कोई महत्व नहीं होता। कोर्ट में इनमें से कोई नेता यह बयान दे ही नहीं सकता, क्योंकि अदालत सबूतों पर चलती है। कोर्ट में तो ये नेता अपनी बीमारी का बहाना बनाकर बेल लेने की कोशिश करते हैं और लोगों को बताते हैं कि इन नेताओं को कौन कौन सी बड़ी गंभीर बीमारियां हैं और इन बीमारियों में भी इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। और आज भी आम आदमी पार्टी इसी फॉर्मूले के तहत राजनीति करने के आरोप उस पर लग रहे हैं। लेकिन सोचिए, आम आदमी पार्टी के बयान से तो ऐसा लगता है कि वो ये कहना चाह रही है कि सुरक्षा एजेंसियों को किसी नेता को गिरफ्तार करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि उसे कोई बीमारी तो नहीं है। अगर उसे डायबिटीज है केजरीवाल की तरह तो फिर उसे अरेस्ट ना किया जाए। और अगर उसे जेल में आनंद आ रहा है तो यह भी देखना चाहिए कि जेल में आनंद आएगा या नहीं आएगा। और जेल जाकर उसका वजन तो कम नहीं होगा। और जिस नेता को कोई बीमारी है, जिसका गिरफ्तारी के बाद वजन कम हो रहा है, जिसको डायबिटीज है, उसे फिर माफ कर देना चाहिए और उसे जेल में नहीं रखना चाहिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और यह बात आज हाईकोर्ट में भी ईडी की तरफ से कही गई है। हाईकोर्ट में आज केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिस पर ईडी की तरफ से कहा गया कि किसी नेता को आपराधिक मामलों में सिर्फ इसलिए छूट नहीं मिल सकती कार्रवाई से क्योंकि देश में चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव होने वाले हैं तो इसका मतलब सारी सुरक्षा एजेंसियां अपनी कार्रवाई बंद कर देंगी। वैसे आज अगर हम ये बात मान भी लें कि केजरीवाल का वजन कम हो रहा है, तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि पिछले कुछ वर्षों से अरविंद केजरीवाल को एक शानदार महल जैसे सरकारी बंगले में रहने की आदत हो गई है, जहां लाखों रुपए के पर्दे हैं, सोफे हैं, दूसरी ऐशो आराम की चीजें लगाई गई हैं। ये एक 5 स्टार होटल है। और हो सकता है इसलिए कि अब जब केजरीवाल इस शानदार 5 स्टार महल को छोड़कर तिहाड़ जेल की 14/8 की बैरक में रह रहे हैं, जहां पर एयर कंडीशनर तक नहीं है, तो इससे जाहिर है उनकी सेहत तो खराब हो ही जाएगी। जाहिर है उन्हें पसीना तो आएगा ही, तबीयत भी खराब हो सकती है। और यहां बात सिर्फ जेल के इस बैरक की नहीं है। आज अगर अरविंद केजरीवाल को अपने उसी घर में वापस जाकर रहना पड़े जिसमें सिर्फ 2 से 3 कमरे हुआ करते थे, तो शायद अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य तब भी खराब हो जाएगा। जिस घर में केजरीवाल साहब आज से 10-15 साल पहले रहा करते थे, जिस लाइफस्टाइल में वो रहा करते थे, अगर आज उसमें भी वो वापस चले जाएं तो शायद उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। और ये बात इसलिए हम कह रहे हैं, इन 2 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं, जिसमें एक तरफ उनका कौशाम्बी वाला फ्लैट है जो दिल्ली के पास गाजियाबाद में था, जिसमें वो रहा करते थे, और दूसरी तरफ उनका ये महल जैसा शानदार सरकारी बंगला है जिसे कुछ समय पहले ही उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके रेनोवेट करवाया है। तो इतने शानदार बंगले में रहने वाला व्यक्ति, ऐशो आराम में रहने वाला व्यक्ति, अगर अचानक इस बंगले से बाहर तिहाड़ जेल में उसे रखा जाएगा तो जाहिर है उसकी कुछ तबीयत तो जरूर खराब होगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच आज बीजेपी ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को मानहानि का एक नोटिस भेजा है और उनसे उस बयान के लिए माफी मांगने को कहा है जिसमें आतिशी ने यह आरोप लगाया था कि बीजेपी से उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए प्रस्ताव आया है, बीजेपी जबरदस्ती उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए कह रही है और बीजेपी की तरफ से उन्हें यह धमकी मिली है कि अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं हुई तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो बीजेपी ने आज कहा है कि या तो वो सबूत दें कि बीजेपी ने वाकई उनसे ऐसा कहा है, किस नेता ने कहा है उनसे ऐसा, और या फिर उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।
आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बजट लगातार कमजोर हो रहा है तिहाड़ जेल में। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो विभाषणा करने की आदत है। अरविंद केजरीवाल को लगातार ऐसा करते ही रहते हैं, और अभी तो उनको खाना भी घर से जा रहा है, बिस्तर भी घर से जा रहा है। और अब हम आपको सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का एक बेबाक इंटरव्यू दिखाते हैं। नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब मुश्किल से 2 हफ्ते का समय बचा है, और आज बीजेपी के चुनाव प्रचार की क्या रणनीति है, सरकार इस समय अपने कौन कौन सी नीतियों को, विकास को, अपने काम को शोकेस करने वाली है, ये सब जानने के लिए भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ हैं, और उनसे हम बीजेपी की रणनीति के बारे में पूछेंगे, उनसे सरकार की तमाम सूचनाओं के बारे में पूछेंगे, और फिर आपके सामने उनका हम प्रसारण करेंगे। तो अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुधीर जी। सबसे पहले आज का सबसे हॉट टॉपिक जिसकी सब जगह चर्चा हो रही है, और वो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी इसे लेकर एक बहुत सहानुभूति की लहर बनाने की कोशिश कर रही है, आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, तो गिरफ्तारी जारी है, अगली किसकी बारी है? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है जब मैं दिल्ली की जनता को ठगा हुआ महसूस करता हूं। आप कल्पना कीजिए क्या सोच के दिल्ली की जनता ने वोट इनको किया था, जब इनका भोला सा चेहरा बनाकर आते थे, ये कहते थे मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं तो केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। वो राजनीति में आए और भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। वो कहते थे इस कुर्सी पे कोई भी बैठ जाता तो शायद कुर्सी में ही कुछ खोट है, वो भ्रष्ट हो जाता है, और अरविंद केजरीवाल जी ने वो भी सिद्ध करके दिखा दिया। आज दिल्ली की जनता देखिए कितनी पीड़ा में होगी। जिस व्यक्ति ने पानी तो पहुंचाया नहीं शराब मुफ्त में देने का, या शराब का एक बड़ा घोटाला करके दिखाया, जो कल तक कहते थे ये कांग्रेस भ्रष्ट है, हाथ नहीं मिलाऊंगा, बस कुछ नहीं किया, खुद भी मिलाया, पत्नी को भी हाथ मिलाने के लिए भेज दिया है। पर अनुराग जी, अगर आप देखिए अमेरिका ने इस पर चिंता जताई है, जर्मनी ने चिंता जताई है, यूएन भी ये कह रहा है, और एक माहौल इस समय आपकी सरकार के खिलाफ ये बन रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को अलग अलग केसेस में फंसाकर जेल में डाल रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही हुआ है। मेरा केवल एक सवाल इन सब देशों से है कि उनके देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार होता है तो क्या वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या आज भारत को किसी और देश से नसीहत लेनी पड़ेगी क्या करना है? हमारे देश के कानून है, नियम है, और उनके अंतर्गत कार्रवाई होती है। आपके पास उपलब्धियां भी बहुत सारी हैं गिनाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप आज की स्थिति देखें, आपके पास इतना सब कुछ था शोकेस करने के लिए, लेकिन उस लिस्ट में अब सबसे ऊपर ईडी का नाम आता है, सीबीआई का आता है, और इनकम टैक्स का आता है। सबसे ऊपर जिस बारे में चर्चा हो रही है वो यही हो रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस बार चुनाव में नहीं है, और ये सरकार अपने विरोधियों को चोक कर रही है। या तो उनके बैंक अकाउंट सीज कर रही है, पैसे ले लिए, इनकम टैक्स के जरिए फ्रीज कर दिया, या फिर उन्हें जेल में डाल रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये आपकी भी रणनीति में कोई कमी रही कि उपलब्धियों की बजाय अब सिर्फ ईडी की बात हो रही है? निश्चित तौर पर नहीं, ये मीडिया के लिए चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन आप उन 25 करोड़ गरीबों की ओर देखिए जिन्होंने अपना कल्याण होते देखा है, अपने जीवन में बदलाव देखा है। जिस महिला को खुले में शौच करने जाना पड़ता था और उसके खिलाफ अपराध भी होता था, संदेश खाली की घटना पे हम बाद में भी बात कर सकते हैं। मैं गरीब आम शौचालय जाओ, पानी लेने के लिए कुएं नदी तक जाओ, फिर लकड़ी लेने जंगल तक जाओ, जिसके दिन के 6 घंटे केवल इसी काम के लिए चले जाते थे, और दर्द होता था, धुआं जब लगता था, आज उसके जीवन में कितनी बड़ी राहत आई है। ये गरीब मां के बेटे ने गरीब का कल्याण किया है सुधीर जी, वो नहीं भूला है। लेकिन उसको इस बात का भी एहसास है कि कांग्रेस के समय जो लाखों करोड़ सिस्टमेटिकली सिस्टम से खाए जाते थे, आज वो डीबीटी करके सीधा खाते में जब पैसा आता है, और आधार कार्ड बनने के बाद 4 करोड़ 20 लाख फर्जी राशन कार्ड खत्म हो जाते हैं, 4 करोड़ 10 लाख रसोई गैस के सिलेंडर के फर्जी खाते बंद हो जाते हैं, तो 2,75,000 करोड़ रुपए हमने बचाया है, जो फिर गरीब कल्याण में लगाया। यही नहीं, देश के 12 में से 11 बैंक घाटे में थे कांग्रेस के समय, आज 1 लाख करोड़ रुपया मुनाफा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो 96 करोड़ वोटर्स हैं उनका ये ईडी, सीबीआई, आईटी
उनके दिमाग पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं यही कहूंगा, उनको इस बात की खुशी होती होगी कि मोदी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। और ये जांच एजेंसियां स्वतंत्र है। सुधीर जी, इनमें से मुझे बताइए 2G का केस कब था, कॉमनवेल्थ का कब था, ये कोयला घोटाले से लेकर बाकी केस कब के थे? ये यूपीए के समय केस दर्ज हुए साहब। आप हमारे ऊपर ठीकरा क्यों फोड़ते हो? जांच एजेंसियां तो कॉन्टिन्यूटी में काम करती हैं। कईयों को 5 साल लग रहे हैं, कईयों को 3 साल, कईयों को 10 साल लगते हैं। आखिरकार जांच एजेंसी अपना काम करे, जिसको लगता है नहीं ठीक है कोर्ट जा सकता है। मैं आपके सामने आज अखबार में एक खबर छपी है, वो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। ये खबर ये कहती है कि पिछले 10 साल में 95% of prominent politicians that ED and Central Bureau of Investigation took action against were from the opposition। मतलब 95% जो नेता थे वो ऑपोजिशन के थे। फिर ये आगे इन्वेस्टिगेशन ये भी कहती है कि ज्यादातर नेता जो बीजेपी में आ जाते हैं उनके केस बंद हो जाते हैं, नहीं तो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। जो बीजेपी में नहीं आते उनके फटाफट T20 स्टाइल में उनका फटाफट से प्रोसिक्यूशन होता है। ये पूरा डिटेल उन्होंने दिया है। किसी को किस तरह से रिपोर्ट करने में उस पर नहीं जा रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, भारत की जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं। भ्रष्टाचार के जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे उनकी जांच हुई, जहां सबूत मिले होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई होगी। जहां इस पे ईडी ज्यादा जवाब दे सकती, मैं और आप तो यहां बैठ के नहीं दे सकते। आपकी बात सही है। तो अगर ऐसा है तो आप जिन नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आप उन्हें अपनी पार्टी में क्यों ले रहे हैं? प्रफुल्ल पटेल हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, अजीत पवार हैं, शुवेंदु अधिकारी हैं, छगन भुजबल हैं, नवीन जिंदल हैं। ये कहा जा रहा है कि आपकी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें अगर आपके पार्टी का आदमी है तो साफ धुल जाता है, दूसरी पार्टी का आदमी है उसको वो पकड़ लेती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे आरोप तो कई लगते हैं। ये तो कहते हैं ईवीएम भी खराब है, ये तो कहते इलेक्शन कमीशन भी खराब है, ये तो कहते न्यायालय भी बिके हुए हैं। क्या क्या नहीं कहते ये? क्या ये सच्चाई नहीं कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी बेल पर हैं नेशनल हेराल्ड मामले में? क्या ये सच्चाई नहीं कि अगस्ता वेस्टलैंड की दलाली किसने खाई है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं। क्या ये सच्चाई नहीं कि जॉब के बदले जमीन लालू जी और उनके परिवार ने लिए पैसे? क्या ये सच्चाई नहीं कि चारा घोटाले में लालू जी को जेल हुई और फिर वापस बेल पे हैं? क्या ये सच्चाई नहीं कि दिल्ली के शराब मंत्री जेल में है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में, दिल्ली के शिक्षा मंत्री जेल में, दिल्ली के मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जेल में है? अब 1.5 साल से जेल में है भाई। नहीं, पर जब आप अपनी पार्टी में लोगों को ले रहे हैं तो क्या आप उनका प्रोफाइल चेक नहीं करते कि क्या इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं, तो इन्हें आप ना लें। पार्टी विद डिफरेंस तो तभी बनेगी। आरोप आप मेरे ऊपर लगा दीजिए, किसी के ऊपर लगा दीजिए, जब तक जांच होकर उसके सबूत नहीं मिल जाते, कोर्ट उनको सजा नहीं दे देता, तब तक तो उनको अधिकार है कहीं पे भी जाएं। प्रफुल्ल पटेल का क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई दायर कर देती है। हेमंत बिस्वा शर्मा के मामले में जैसे ही वो आते हैं उनके ऊपर फिर कोई एक्शन नहीं होता। अजीत पवार का मामला भी ऐसा ही है, शुवेंदु अधिकारी का मामला भी यही है, छगन भुजबल का भी यही है। तो देखिए सवाल जो उठ रहे हैं, लोग निकाल के ला रहे हैं इसको, और फिर मतलब आपको नहीं लगता कि अननेसेसरी डिबेट आपने ले लिया कि इनको आपने लेकर अपनी पार्टी में? नहीं, एक बात तो बड़ी मजेदार है वैसे। अगर ईडी कार्रवाई करे तो ईडी खराब है, ईडी छोड़ दे तो ईडी नहीं, पर इन पर ईडी नहीं ईडी करे क्या? ईडी सीबीआई करे क्या? यानी कि ईडी संजय सिंह की बेल पे अगर विरोध नहीं करती है तो आप कहते नहीं कि ईडी निष्पक्ष है। अगर ईडी जेल भेज देती है, किसी को गिरफ्तारी करती है, तो कहते हैं ईडी खराब है। अगर आप चुनाव जीत जाते तो कहते हैं ईवीएम के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे, फिर कहेंगे राहुल गांधी ने जिता दिया। अगर हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम ने कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। अभी चित भी मेरी, पट भी मेरी, ऐसा कैसे चल सकता है सुधीर जी? आप सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, जब ये सारी चीजें इस समय चल रही हैं, आप अपने आप को कितनी मुश्किल में पाते हैं जब इस तरह की चीजें दोनों तरफ ब्लैक और व्हाइट में आ रही हैं और उसमें ग्रे मैटर बहुत सारा निकल आता है? मतलब ब्लैक और व्हाइट तो है लेकिन ग्रे भी बहुत सारा, बहुत ब्लैक एंड व्हाइट चैनल चलाता है उसको पता है कितना रिसर्च करके कितना अच्छा प्रोग्राम देना होता है, वो आपसे अच्छा कौन जानता है। इसी तरह से ही जब हम कहते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं मोदी बनो मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, मोदी यानी मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, तो आप सारी जानकारियां प्राप्त करके जनता तक पहुंचाएं। आज केवल समाचार पत्र टीवी चैनल नहीं, आज न्यू मीडिया भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है।
तो लोगों को जानकारी मिलती है, कितने लोगों को लाभ मिला, कितना विकास हुआ। लास्ट चुनाव जो विकास पर लड़ा गया था और जो शाइनिंग इंडिया पर लड़ा गया था वो था 2004 में वाजपेयी जी का। आपको ऐसा लगता है कि जो स्थिति 2004 में इंडिया शाइनिंग के समय हुई थी, भारत में विकास के नाम पर अकेले चुनाव नहीं जीता जा सकता? कभी आपको उसका भी डर लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए? देखिए, हमने 2014 में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ा और हमने वायदा किया था ईमानदार सरकार देंगे, दमदार सरकार देंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार हमने किया, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। 2019 में हम गए तो सबने कहा कहां बीजेपी जीतेगी, लेकिन 2014 में पूर्ण बहुमत 30 सालों के बाद किसी को मिला था तो मोदी जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को मिला। 2019 में हम अपने काम को लेकर गए, काम के नाम पे सुधीर जी वोट मिला। एक दमदार सरकार दिखती थी, भारत के पीछे खड़ी थी। अगर आतंकवादी हमला होता तो घर में घुसकर मारते थे। मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन अब मैं आना चाहता हूं इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर। इसको लेकर सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं और तमाम तरह की बातें इसमें हो रही हैं। अब लोग कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला है। वो कोई बात नहीं, लेकिन जब एक कनेक्शन ये सामने आता है कि जो लोग भ्रष्टाचार में फंसते हैं वो अचानक से बीजेपी को चंदा देना शुरू कर देते हैं, ये जो कनेक्शन है ये आपकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये कौन कहता है? ये पक्ष के ये नहीं, ये प्रोपेगेंडा कहता ये है। डेटा कहता है। नहीं, ऐसा है सुधीर जी, 2014 से पहले या 2019 से पहले कहिए, जितने चुनाव हुए, मैं खुली चुनौती देता हूं आज तक, आप 1947 के बाद आज तक जितने चुनाव हुए, किस राजनीतिक दल को किस उद्योगपति ने कितना चंदा दिया, किस व्यापारी ने कितना चंदा दिया, ये आप कृपया करके देश के सामने जरूर रखिए। बिल्कुल कहते डेटा कहता है, बताइए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, शराब घोटाले में ईडी ने शरत रेड्डी को, नहीं, ऐसा है वो 2022 को गिरफ्तार करते हैं। नहीं, मैं इस पे भी आऊंगा। मैंने एक सवाल पर पूछा, ऐसा कैसे हुआ कि कोई आदमी गिरफ्तार होता है किसी स्कैम में और फिर वो गिरफ्तार होने के बाद उसके बाद भी बीजेपी को वो चंदा देना शुरू कर देता है? जो पार्टी उसे गिरफ्तार करवा रही है उसी को चंदा दे रहा है और पहले के मुकाबले और ज्यादा चंदा दे रहा है। मैं आपको फिर कहता हूं, ये आंकड़े आपके सामने आज इसलिए आते हैं क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन लाए? भारतीय जनता पार्टी लाई। हम पारदर्शिता लाए चुनाव फंडिंग को लेके, कि कम से कम ऐसा ना हो कि किसी ने सुधीर जी की पार्टी को पैसा दिया, आपकी तो पार्टी ने, मान लो किसी एक की पार्टी को पैसा दिया और वो 100 रुपया देता है तो 15 रुपए तो पार्टी में जमा कराता है, 85 रुपए घर लेकर तब आपको ये नहीं पता होगा कि ये सार्वजनिक हो जाएगा। नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसका सार्वजनिक होने पे। क्या फर्क है सुधीर जी इसमें? हमारी पार्टी की 303 सीटें लोकसभा में है, 100 राज्यसभा में है, 400 सांसद वाली पार्टी और 18 राज्यों में सरकार के बाद मात्र 6000 करोड़ का चंदा है, जबकि एक राज्य में तृणमूल पार्टी की सरकार है और कितना चंदा? 1600 करोड़ रुपया। ऐसे मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। तो क्या तुलना है इसमें? ये आरोप के बारे में स्पष्ट आपसे पूछता हूं। जो आरोप लग रहा है वो ये है कि ये एक तरीके से वसूली का रैकेट था। पहले आदमी फंसता है, उद्योगपति, फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के पार्टी को चंदा देता है तो वो छूट जाता है, फिर उसके प्रति नर्म रवैया हो जाता है। नेता के तौर पर अगर आप देखो, पहले वो फंसता है, फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, फिर उसके केस बंद हो जाते हैं। ये दो सबसे बड़े आरोप आपकी सरकार के खिलाफ लग रहे हैं। इस पर आप क्या बताएंगे देश को? मैं ये कहना चाहता हूं, मान लीजिए लॉटरी किंग ने 2 जगह चंदा दिया, डीएमके को दिया, तृणमूल पार्टी को दिया, तो आप ये कहना चाहते हो कि उनके राज्य में दोनों की काम धंधा चलता तो इसलिए उसने पैसा दिया होगा, फंडिंग की होगी? शायद, हो सकता है। तो तृणमूल और डीएमके उसका जवाब दे। बिल्कुल, ये सवाल हम उनसे भी पूछ रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, किसी राजनीतिक दल का कोई अपना काम धंधा नहीं। जब चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिए आपको चंदा चाहिए। चंदा कौन देगा? देश का उद्योगपति देगा, व्यापारी देगा, जो कमाता होगा वही देगा ना। मैं और आप तो पर क्या वो बदले में आपसे कुछ चाहेगा भी कि मेरे काम होते रहें? हमारा बहुत पारदर्शिता के साथ काम करना है। क्या उसके बाद उसको जांच के लिए नहीं बुलाया? क्या उसको क्या साफ दे, क्लीन चिट दे दी? जांच तो अभी भी चल रही है। क्या जांच नहीं चल रही? जांच चल रही है शराब घोटाले की। किसको क्लीन चिट मिली है? अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं मिली। आपको लगता है क्लीन चिट एक बार्गेनिंग चिप की तरह है जिसके आधार पर आप बार्गेन करेंगे इन सब लोगों से आगे? तो अभी अगर आपने वो चिप दे दी तो फिर तो खेल खत्म ही हो जाएगा। निश्चित तौर पर मोदी सरकार के समय आप मुझसे लिख के लीजिए, 100% गारंटी है कि ईमानदारी से सरकार चलाई है, आगे भी ईमानदारी से चलाएंगे।
हमारे लिए केवल एक लक्ष्य है, अपने देश को विकसित भारत बनाना। मैं अभी प्रशांत किशोर का एक बयान देख रहा था, तो प्रशांत किशोर का अपना जो एनालिसिस है इस सरकार और पार्टी के बारे में, वो कहते हैं कि उन्हें वोट तो आपका चाहिए, लेकिन वो वोट से कहीं ज्यादा चाहते हैं अब लोगों से। वो चाहते हैं कि मुझे वोट तो चाहिए ही, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल जो इम्प्रिंट है हम वो भी छोड़ना चाहते हैं। अब आप क्या खाएंगे, किसकी पूजा करेंगे, किसके साथ उठेंगे बैठेंगे, क्या काम करेंगे, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, ये भी पार्टी चाहती है कि आप ये भी करें। किसको चाहती है? लोगों से। बिल्कुल भी नहीं। आप स्वतंत्र हैं। 2014 से पहले लोग कहते थे, ये जो विपक्ष वाले प्रोपेगेंडा वाले जो मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचते हैं, कि मोदी आएंगे मुसलमान खत्म हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं सुधीर जी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हिंदुओं की तादाद जैसे पाकिस्तान में 23% से कम होकर 2% रह गई, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान खुशहाल भी हुआ है, आबाद भी हुआ है और बेहतर सुरक्षित भी हुआ है जी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर कांग्रेस के कपड़े फाड़ देता है कि इनसे भ्रष्ट कोई नहीं, इन तो भ्रष्ट है, हम इनके साथ कैसे हाथ मिलाएंगे। लेकिन दिल्ली में हाथ मिला लिए। ममता बनर्जी जी कोई सीट दे के राजी नहीं। वहां एसडीपीआई जो देश के खिलाफ चलती है जी, देश विरोधी ताकतें राहुल गांधी का समर्थन उनके चुनाव में करती हैं। क्या चेहरा लेके देश में कांग्रेस आएगी? क्या एसडीपीआई बची थी? यह दिखाता है कांग्रेस अपना दम तो रखती नहीं अमेठी रायबरेली में चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अगर इसको वायनाड में भी लड़ना पड़ता है राहुल जी को, तो वहां पे भी एसडीपीआई जैसे लोगों की सहयोग चाहिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो। पर आप भी तो देखिए अजीत पवार से हाथ मिला लेते हैं, आप भी चंद्रबाबू नायडू से दोबारा हाथ मिला लेते हैं, आप भी ये राजनीतिक दल है भाई। आप भी पंजाब में अकाली दल से दोबारा बातचीत शुरू करते हैं, बात नहीं बन पाती, ये अलग बात है। बहुत अंतर है। इनमें से कौन देश के खिलाफ काम करता है मुझे बताइए। आप एसडीपीआई को आप टीडीपी के साथ नहीं जोड़ सकते, आप एसडीपीआई को एनसीपी के साथ तुलना नहीं कर सकते, आप एसडीपीआई की अकाली दल के साथ तुलना नहीं कर सकते। मैं क्षमा चाहता हूं। एक और मुद्दा है परिवारवाद का। परिवारवाद आपका एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, पर उन्हीं परिवारों के बच्चे या सदस्य जब आपके पास आ जाते हैं तो आप उस परिवारवाद को भूल जाते हैं। आप जब चिराग पासवान आपके पास आते हैं तो आपको परिवारवाद उसमें दिखाई नहीं देता। अजीत पवार आते हैं उसमें परिवारवाद, अकाली दल में परिवारवाद नहीं आपको दिखाई दे रहा। बाकी सारे लोगों में भी परिवारवाद, मतलब जो आपके साथ आ गया वो परिवारवाद नहीं है, जो दूसरी तरफ रह गया वो परिवारवाद है। दो बातें। परिवारवाद के खिलाफ मोदी ने बहुत खुल के कहा कि वो दल जो एक ही परिवार के कंट्रोल में आगे चलते हैं, और उसमें से कुछ उदाहरण आपने अभी भी दिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट तौर पे कार्यकर्ताओं का दल है, जहां पे प्रधानमंत्री के पिता किसी भूमिका में नहीं थे, अमित शाह जी के पिता किसी भूमिका में नहीं थे। उस तरह से हमारे कितने भी, राजनाथ सिंह जी से लेकर बाकी सब तक देखोगे तो कोई उस भूमिका के परिवार से नहीं आया। ना उनका कोई कंट्रोल एक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उनके बाद उनके बेटे को मिला, वो भी नहीं हुआ। लेकिन जब राजनीतिक गठबंधन की बात आती है, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि आखिरकार उस क्षेत्र में, मान लीजिए हमने नीतीश कुमार जी के साथ टाई अप किया, चिराग पासवान जी के साथ किया, या वहां पे टीडीपी के साथ भी किया। हम तो ये बड़ा क्लियर कर रहे हैं, या अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी से किया हो, अपना दल से, हमने बहुत क्लियर किया कि हम उस दल के और हम इस पक्ष के हैं कि देश में चुना हुआ व्यक्ति तो एक परिवार से आ सकता है क्योंकि वोट करके देते हैं, लेकिन दल पे कब्जा एक ही परिवार का हो, ये भारतीय जनता पार्टी मानती कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं। हम आज भी कहते हैं, आगे भी कहेंगे। आपने 400 सीटों का लक्ष्य रखा है अपने एनडीए के लिए, तो 400 सीटों का आप करेंगे क्या? क्या लोग कहते हैं कि आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपको संविधान में कुछ बड़े चेंजेस करने हैं, व्यवस्था में आप कोई आगे चलकर कोई बड़ा चेंज करेंगे, इसलिए आपको इतनी, ये लोकसभा में इतनी मेजोरिटी आपको चाहिए। ये प्रोपेगेंडा वाला दल जो है ना, उनकी नफरत की दुकान में एक ये भी है, उन्होंने नफरत की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से, पंडित नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, और उनको कांग्रेस पार्टी से जलील किया गया।
उनको चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इतना योगदान था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भारत रत्न नहीं दिया। कि गैर कांग्रेसी दल ने भारत रत्न दिया। और जब मोदी सरकार आई तब जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि, पांचों के पांचों स्थानों पर पंचतीर्थ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बना के दिया मोदी सरकार ने। लंदन में भी जमीन ली, इंदू मिल में भी जमीन लेके कराया, ये इंटरनेशनल अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। लेकिन भविष्य में मैं एक और बताता हूं आपको। मोदी जी पार्लियामेंट आए तो संविधान पे माथा टेक के कहा कि संविधान के अनुसार देश चलाऊंगा। संविधान दिवस देश में मनाया तो 29 तारीख को मोदी सरकार ने 29 नवंबर को मनाया। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर छुट्टी अवकाश मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने क्या किया? आपको लगता है बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कोई बदलेगा? अब इनको वो भी पीड़ा होती है। लोकतंत्र को लेकर लोगों में जो डर है, खास तौर पर विपक्षी दलों में, वो ये है कि इस बार अगर आप पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार भी आ गए सरकार में तो आप विपक्ष को समाप्त कर देंगे। देखिए, लोकतंत्र की एक बहुत खूबसूरती है साहब। सूचना प्रसारण मंत्री के सामने देश के एक वरिष्ठ पत्रकार कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, कोई भी, मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि हम वो लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए लड़े। जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, इंदिरा गांधी जी ने, हम लोग लड़े थे साहब। हमारे पार्टी के नेता ने जेल भुगती थी। पर आपने और ये जो टापू कच्चा थी वो करके दे दिया कांग्रेस ने इमरजेंसी से कुछ महीने पहले, वो भी छिपा के रखा साहब। हाल फिलहाल पिछले कई दशकों में हमने किसी प्रधानमंत्री को और किसी पार्टी को अपनी जीत के प्रति इतना आश्वस्त पहले कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री कह रहे हो कि जीतने के बाद अगले दिन ये काम शुरू करेंगे, पूरा रोड मैप तैयार है, और वो सुपर कॉन्फिडेंट हैं कि हम ही लोग आ रहे हैं। व्हाट मेक्स यू सो कॉन्फिडेंट? एक, जब आप काम करते हो तो आप परिणाम भी जानते हो। मोदी जी ने कहा था रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। नाउ आई एम इन्फॉर्म। तो रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड इन्फॉर्म। तो हम जो रिफॉर्म्स लाए, जो हमने परफॉर्मेंस दिखाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है भारत की। लेकिन अभी जो आपने पहले सवाल पूछा था इंडिया शाइनिंग वाला, मैंने फिर अपने सवाल में उस समय कहा था, अभी हमने नए भारत की जो बुलंद तस्वीर नजर आती है उसकी नींव रखी है। अभी तो भव्य इमारत बनानी है साहब। मोदी जी मात के देहांत के 2 घंटे के अंदर देश के लिए काम शुरू कर दे, 23 साल में एक दिन भी छुट्टी ना लें, क्या एक कमिटमेंट नहीं है? पहले से ही पता है कि आप आ रहे हैं वापस, इतना विश्वास है आपको जनता पर? देखिए, जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा ही, हमने काम किया है। लोगों का जो अटूट विश्वास मोदी में, स्नेह है। देखिए, लोग भावुक होते हैं उनके लिए। केजरीवाल जी का 4.5 किलो वजन कम हो गया जेल में जाने के बाद, क्या इससे लोग भावुक नहीं होंगे? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, वजन उनका एक बार भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने समय भी वजन कम हुआ था। अन्ना जी को भी साथ में बिठाया था। आज अन्ना जी को कितना दर्द होता होगा सुधीर जी, आप कल्पना नहीं कर सकते। तीसरी बार भी आते हैं सरकार में तो गांधी परिवार, कांग्रेस और बाकी इन लोगों का क्या भविष्य आप देखते हैं आपके तीसरे टर्म में, अगर आप लौटते हैं तो? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है जहां पर ये एक परिवार से बाहर नहीं निकल सकते। वो इनकी अपनी मजबूरी है। अब इनकी क्या रणनीति है कि राहुल गांधी जी के साथ ही जीना है, उनके नेतृत्व में ही चलना है, गांधी परिवार के साथ चलना है, कि कांग्रेस किसी अच्छे उभरते हुए नेता को भी कभी आगे बढ़ने का अवसर देंगे? क्या कमी थी साहब इनके पास? उन्होंने दरवाजे ही बंद कर दिए सबके लिए कि केवल एक व्यक्ति को, एक युवराज को बार बार लॉन्च करना है। उसके लिए सारे युवाओं के जो कॉम्पिटेंस थी, जो क्षमता थी, उसको भी। पर आपने नेशनल हेराल्ड मामले में जांच शुरू की थी और वो जांच बड़ी तेजी से चली भी, फिर वो जांच अचानक से रुक गई। अब उसमें भी आप देखिए कितने वर्ष हो चुके हैं, तो वो जांच दोबारा शुरू होगी या अभी आप उसको ऐसे ही अधर में रखेंगे? कभी जांच तेज हो तब आप कहते हो कि अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों चले गए, जांच तेज हो आप कहते हैं मनीष सिसोदिया जेल क्यों चले गए। अब
कहीं कोई जेल में वापस नहीं गया बेल पे, तो आप कहते हैं जांच वो मैं करो। इसलिए मुझे पूछता हूं, आप मन बना लो भाई। मैं इसलिए पूछता हूं कि उस जांच का रिमोट कंट्रोल तो कहीं ऐसा नहीं किसी के पास है, फिर वो रिमोट कंट्रोल से जांच चलती है। ऐसा नहीं है। रॉबर्ट वड्रा जी के खिलाफ हो, बाकी के खिलाफ, बहुत गंभीर मामले हैं साहब। तो चुनाव का एक छोटा सा ये ब्रेक आया है, लगभग 7 फेज जून तक चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि गिरफ्तारियों का ये शेष भाग अब चुनाव के ब्रेक के बाद देखने को मिलेगा। मैं यही तब कहूंगा, तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। नहीं देखिए, गिरफ्तारी ईडी को करनी है, कोर्ट को उस पर निर्णय लेना, उस पर मैं और आप किसी चैनल पे नहीं कह सकते। लेकिन एक विश्वास मुझे देश की जनता को कराना है, मोदी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए काम किया, आगे भी करेंगे। मोदी सरकार ने ईमानदारी से काम किया, आगे भी करेंगे। मोदी सरकार ने भारत को आगे बढ़ाया, अब विकसित भारत भी बनाएंगे। और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कही थी, आगे भी करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार करने की बात कही थी, आगे भी करेंगे। हम वो राजनीतिक दल हैं जिसने 1950 में भी कहा था कि एक राज्य में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं हो सकते। हमने वो भी खत्म कराया। आखिरी सवाल आपके बारे में, अभी तक आपसे आपके बारे में कोई हमने बात नहीं की। आपका ये 5वां टर्म होगा अगर आप जीत जाते हैं एक सांसद के तौर पर। तो वैसे तो आप देखिए इतने युवा लगते हैं आप देखने में, लेकिन उस हिसाब से देखें तो राजनीति में आप भी एक बुजुर्ग जैसे हो चुके हैं, एक वेटरन हो चुके हैं। अगली सरकार में आप अपना रोल क्या देखते हैं? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हिमाचल के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लड़ने का अवसर दिया, और वहां की जनता का मैं बहुत आभारी हूं जो मुझे अपने परिवार के सदस्य के रूप में लेते हैं। आप कभी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी चलिए, कोई बच्चे आएंगे मेरी गोद में बैठ जाएंगे, नौजवान आएंगे मेरे कंधे पे हाथ रख के अलग तरीके का परिवारवाद है। बिल्कुल, वहां तो ऐसी हालत है कि बहनें भी आएंगी तो बिल्कुल अपने हक से बात करती। बुजुर्गों को लगता है अच्छा इसको कुछ सुनाना भी है तो हम हक से बोल सकते हैं। मैंने ये कमाया है जीवन में, ये मेरी कमाई है, और मैं बहुत भावुक हो जाता हूं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके। मैंने देखी अपने यहाँ पे एम्स, पीजीआई, रेलवे लाइन से लेके नेशनल हाईवे से लेके सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, ये सब कुछ करवाया। ये कोई चुने हुए प्रतिनिधि, एक परिवार के सदस्य के रूप में मैंने काम किया है। इसीलिए 4 बार लगातार जीता हूं, और 5वीं बार जनता के आशीर्वाद से इतिहास बनाकर आऊंगा। बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इतना कंटेंट क्रिएट करते हैं हर रोज। मोदी जी खुद इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, इतना कंटेंट, वो किसी भी यूट्यूबर या किसी भी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा कंटेंट उनका आता है। और आप सूचना प्रसारण मंत्री होने के नाते उस कंटेंट के कस्टोडियन हैं, आपको उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो एज ए कम्युनिकेटर आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा, और आपने कैसा रहा आपका ये कार्यकाल? आपने क्या क्या सीखा आपने? मुझे लगता है कि सुधीर जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आई थिंक आजाद भारत में क्या, पूरी दुनिया में आज के समय अगर सबसे सफल और प्रभावी कम्युनिकेटर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। उनको पता है कि काम करना कैसे है, उसको पहुंचाना कैसे है। देखिए साहब, मन की बात किसने सोचा था कि 100 से ज्यादा एपिसोड हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कोविड के समय कहा मेक इन इंडिया वैक्सीन ना लगाओ, लेकिन लोगों ने मन की बात मोदी की सुनी, उन पे विश्वास किया। मोदी जी ने कहा मुझे डीमोनेटाइजेशन करना है, नोटबंदी करके डिजिटल इंडिया को लाना है। आज देखिए वो पैसा खाने वाले चले गए साहब, आज खाते में पैसा पहुंचता है। लोगों का विश्वास, जब नेता के ऊपर विश्वास होता है ना, तो नेता कोई भी बड़े कदम उठा लेता है। सर्जिकल स्ट्राइक की, बहुत लोगों ने कहा हमारी फौज ने कुछ नहीं किया, फर्जी है, ऐसे ही कहा ना विपक्ष ने, लेकिन लोगों ने मोदी पे विश्वास किया, अपनी फौज पे विश्वास किया। अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए सुधीर जी बहुत आसान है, जिसके पास नेता ऐसा हो जो सबसे दुनिया का सफल प्रभावशाली कम्युनिकेटर हो और सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हो, तो आपकी जीवन बहुत आसान हो जाता है। उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आपको केवल ये देखना मोदी जी करते क्या, उनसे सीखते जाइए। और एक और बड़ी खास बात जो हमारे दर्शकों को भी अच्छी लगेगी, इस इंटरव्यू में अनुराग ठाकुर ने ब्लैक एंड व्हाइट शो की भी काफी प्रशंसा की है और कहा है कि वो भी हर रोज ब्लैक एंड व्हाइट जरूर देखते हैं और उन्हें यह कार्यक्रम बहुत पसंद है। जैसे आपका ब्लैक एंड व्हाइट शो है, ये इतनी इंफॉर्मेशन देता है साहब कि केवल न्यूज नहीं है कि किसी ने खबर बना के चला दी, खबर बनाने का काम। आप खबर पहुंचाने का काम करें, सूचना दे रहे हो और आप उस पर रिसर्च करके दे रहे हो। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट और आपको अच्छा लगता है। मैं अगर रात को मिस भी कर जाऊं तो मेरे आईपैड पे या मेरे फोन पे मैं इसको यूट्यूब पे देखता हूं साहब।
नहीं, हमारी टीम को बहुत अच्छा लगेगा जब ये जानेंगे। और आपकी टीम बहुत अच्छा काम करती है, उसको शुभकामनाएं। लेकिन क्या होता है ना साहब, कोच जितनी मर्जी, रिसर्च टीम जितनी मर्जी कर ले, प्रेजेंटर अच्छा है तो वो अपने आप चीज को और निखार के करता है। जी, तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, क्योंकि उसके बाद तो फ्रेम में ही रहना है। नमस्कार।